हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे मैं यहाँ पर वीडियो डालूँ तुम लोगों की घंटी बज जाए और तुम लोगों को पता लग जाए कि कुछ तो आया है। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो जो 10th में तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 288 वाला, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन अब हमने नहीं करना है। अब हमें एसपीडीएफ की टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए एक सीरीज की जरूरत होती है। ठीक है, वो सीरीज शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है याद करने में, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो सीरीज याद हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में वो सीरीज बनाने का एक तरीका होता है, तो वो मैंने लिख दिया है। इस तरीके से 1s से लेके 7s तक लिखना होता है बच्चों, फिर 2p से लेके 7p तक लिखना होता है, फिर 3d 4d 5d 6d और फिर 4f और 5f। तो ये जितना भी लिखा है मैंने, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कॉन्फ़िगरेशन इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सीरीज किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए देखो, ऐसे लिख के इसको इस तरीके से मैंने कट किया है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे मैंने कट किया उस तरीके से इसकी सीरीज बना देना। जैसे 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर ऊपर आ जाओ वापस 2p 3s, फिर 3p 4s, ठीक है, फिर 3d 4p 5s, इस तरीके से 3d। ठीक है, फिर 3d के बाद 4p 5s सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज आ जाएगी। अब इस सीरीज को यूज कैसे करना है उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जो s है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 आते हैं, d के अंदर 10 आते हैं और f के अंदर 14 आते हैं। तो ये चीज मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताई थी। ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बच्चों। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे सीरीज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p। अब देखो टोटल 4 हो गए, हमें 9 फिल करने। तो p के अंदर मैक्सिमम कितना आएंगे? 6, लेकिन हमारे 5 लिखने से ही काम चल जाएगा, तो इसलिए हम इसमें कितने लिखेंगे? 5। तो ये फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 5। ठीक है, ऐसे हम थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम एक नाइट्रोजन एग्जांपल लेते हैं, एक एल्युमिनियम लेंगे और एक कैल्शियम लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का जैसे तुम लोगों को पता है 7 होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, सेम ऐसे एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। तो इसका क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p। देखो यहां तक कितना हो गया? 2 4 6 10 to 12 और 1 इसमें आ जाएगा 13। सेम ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक कितना हो जाएगा? 18 और फिर उसके बाद 4s2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें ना इसका एक तरीका और होता है लिखने का, कि जैसे ये हीलियम कितना होता है? हीलियम का 2 होता है जो नोबल गैस है। सेम ऐसे नियोन कितना होता है? 10, वो भी नोबल गैस है। तो उनका कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता है, इस वजह से इनको हम नोबल गैस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये 1s2 है तो इसमें ये जो है ये वाला 1s2 ये हीलियम के बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं He और फिर 2s2 2p3, इस तरीके से। या फिर जैसे ये वाला है, इसमें हम 10 यूज कर सकते हैं, है ना? 2 4 और 6 10। 10 किसका होता है? नियोन का। तो इतना बड़ा ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ne का 10 हो गया और फिर उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं इस तरीके से 3s2 3p1। सेम ऐसे यहां से लेके यहां तक 18 हो गया। 18 किसका होता है? आर्गन का। तो आर्गन आ जाएगा फिर यहां पे 18। जैसे ऊपर अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इस तरीके से एटॉमिक नंबर इनका। तो आर्गन 18 हो गया, उसके बाद वाला लिख देना है बस खाली, तो 4s2। तो
इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों नोबल गैसेस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद कौन सा आएगा, क्रिप्टन आएगा, क्रिप्टन का 36 होता है तो 36 के बाद वाला यूज कर लो, या फिर उसके बाद क्या आता है जिनोन, जिनोन का 54 होता है उसके बाद वाला यूज कर लेंगे। ऐसे रेडोन आता है RD, उसमें 86 होता है तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं नोबल गैसेस को। अब इनके बाद वाले कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तो उससे ना छोटा हो जाएगा, तुम्हें इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इतनी बड़ी सीरीज। और वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी हम फिलहाल 30 तक ही यूज करेंगे ताकि हम उसको क्वांटम नंबर के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। तो अब इसके बाद d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, d वाले एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 21। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2, यहां तक तो कितना हो गया 20, और फिर 3d1 सीरीज में देखोगे ना तो 4s के बाद 3d आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन d के अंदर जाए तो तुमने उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जो d ऑर्बिटल है उसको पहले लिख देना है और s को बाद में लिख देना है। मतलब इसको यहां से लेके यहां तक तो सेम रखना है और फिर 3d1 और 4s2 कर देना है ऐसे करके, ठीक है। मतलब लिखना s को पहले, मतलब भरना s को पहले, लेकिन लिखना d को पहले, s को आगे की तरफ लिखना है। इसका फायदा क्या होगा, ये आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आएगा तुम्हें। गलत ये भी नहीं है बच्चों, ऊपर वाले भी गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट ये रहता है नीचे वाला, क्योंकि जब तुम 12th में आओगे तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वरना एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तुम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके क्वेश्चन सारे के सारे गलत होंगे अगर तुम ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हो, ठीक है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा तुम लोगों को, पहले कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो यहां से यहां तक कितना 18 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 और फिर 3d 4s, 2 इसमें और 1 इसमें, ठीक है। ऐसे मैग्नीज का जब करेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 का करेंगे तो क्या बनेगा, आर्गन 18 फिर उसके बाद 3d 4s, ऐसे उल्टा करके लिख देना है। तो 18 के बाद 2 20 और 5 25। ऐसे ही कोबाल्ट का 27 है तो क्या बनेगा, आर्गन 18 3d फिर 4s, 2 इसमें 7 इसमें, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें 2 एक्सेप्शंस भी होती हैं, अप टू 30 तक 2 एक्सेप्शंस हैं, वो पहले मैं बता देता हूं, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक क्रोमियम होता है एक्सेप्शन और एक कॉपर होता है। क्रोमियम का 24 है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करें इसमें तो कैसे करेंगे, आर्गन 18 फिर 3d फिर 4s। तो नॉर्मली तो हम ऐसे फिल करेंगे कि s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितने आएंगे 4, लेकिन ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले केस में s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर्गन 18 और 3d 5 4s 1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका ठीक होगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना जब 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है d के अंदर तो d में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और 5 आने का मतलब है कि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और s भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जैसे कॉपर का अगर करेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम नॉर्मली लिखें तो क्या बनेगा, आर्गन 18 3d 4s, तो 2 इसमें और 9 इसमें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इस वाले केस में भी क्या होगा, s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, आर्गन 18 फिर 3d 10 और 4s 1, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगा। क्योंकि ऐसा करने से d में क्या आ गया है, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और s हाफ फील्ड हो गया। तो मैंने क्या बोला कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं बताता हूं अभी तुम्हें। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखो, इन Fe2 पॉजिटिव आयन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। Fe2 पॉजिटिव आयन में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने। तो इसमें देखो बच्चों मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे Fe होता है उसका हो गया 26, तो वो क्या करते हैं Fe2 पॉजिटिव का 24 करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 24 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटॉमिक नंबर आ गया इसका,
तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चों मोस्टली बच्चे गलती करेंगे, इसकी मैक्सिमम बच्चों की गलती होगी इसके अंदर। वो गलती होती क्या है वो भी समझ आ जाएगा। तो जब भी बच्चे तुम्हें ना किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलें या उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलें, तो हमेशा पहले न्यूट्रल का लिखना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जब हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में तुमने हमेशा यही करना है कि पहले न्यूट्रल का लिखना है, फिर उसके बाद आयन का लिखना। तो उससे गलती के होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं, ठीक है। जैसे Fe26 है तो क्या बनेगा, आर्गन 18 और फिर 3D और 4s। तो नॉर्मली फिल करो, यहां पे 2 और यहां पे 6, ठीक है। अब अगर हमें Fe2 पॉजिटिव का लिखना है तो उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने पड़ेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होते हैं, S में से बाहर निकलते हैं। तो इससे पहले मैंने बोला था ना तुम्हें कि D को पहले लिखना और S को बाद में, वो इस वजह से ही बताया था क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है ना ऐसे, तो वो S में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, D में से नहीं निकलते हैं। अगर मान लो तुम इसको इस तरीके से लिखते ऐसे, तो फिर इस D में से निकाल देते तुम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या बना देते इसका, 3D4 ये बना देते, तो गलत हो जाएगा, वो D में से नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। और वही गलती तब होती है जब तुम Fe का जैसे 26 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 24 बना के और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो मैक्सिमम बच्चे यही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसमें S भी भरेंगे, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करना होता है, D को पहले लिखना और S को बाद में न्यूट्रल लिख के, और उसमें से फिर देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 और 3D6 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऑर्बिटल में किस तरीके से फिल करेंगे, तो D में तुम लोगों को पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये एक रूल होता है जिसको हंस रूल बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। तो वो मैं एक अलग वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि हंस रूल क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करके अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने हैं, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मान लो हमने N से डिनोट कर लिया, तो कितना हो गया, 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 निकल आए इसके अंदर, क्लियर है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Mn3 पॉजिटिव आयन। Mn3 पॉजिटिव आयन में D इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं वो हमें बताने हैं, D इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था 2007 में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें भी Mn का 25 होता है, तो उसका पहले न्यूट्रल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और वो क्या लिखा जाएगा, आर्गन 18 फिर 3D4s, 2 इसमें और 5 इसमें, इस तरीके से, ठीक है। फिर आ जाओ Mn3 पॉजिटिव पे, तो Mn3 पॉजिटिव में क्या करेंगे, पहले इस S में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, फिर D में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, आर्गन 18 और फिर 3D4 बचेगा इसमें। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैसे तो आंसर पता लग ही गया तुम लोगों को कि 4 है, ठीक है ना, क्योंकि D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगी। और अगर तुमसे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछे होते तब भी ये 4 ही होते इसमें, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये 2007 में आया था जेईई मेंस में, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti3 पॉजिटिव। ये टाइटेनियम है, 22 एटॉमिक नंबर होता है इसका, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोला बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ n+2 bm इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटन, और यहां पे n जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से, तो वही अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले काम वही है हमारा कि सबसे पहले न्यूट्रल एटम का लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्या बनेगा, ये मैंने बताया 22 होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 18 फिर 3D और फिर 4s, तो 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है। अब लिखना है Ti3 पॉजिटिव का, तो Ti3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो क्या बचेगा, आर्गन 18 और 3D1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और वो अनपेड होगा,
एक इलेक्ट्रॉन पेड तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए अनपेड होएगा। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 2 मतलब कि √3, और √3 को जब सॉल्व करते हैं तो 1.73 के आसपास ऐसा आ जाता है। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन तो इस टाइप के ही आएंगे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह पूछेंगे तुमसे, और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसको क्वांटम नंबर के साथ रिलेट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर्स लिखने हैं हमने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्वांटम नंबर से रिलेट किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन भी बच्चों 2014 में आया था जेईई मेंस में। ठीक है, मतलब ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, एक बार 2010 में भी आया था सेम क्वेश्चन, उसमें कॉपर का पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रोमीन का पूछा हुआ है। तो सबके एक तरीके से, मतलब एक ही तरीका होता है करने का कि पहले तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा कि कहां पे है प्रेजेंट हो। तो जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ब्रोमीन का क्या बताया 35 है, तो आर्गन 18, फिर इसमें अब डी को उल्टा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में नहीं जाएगा, पी में जाएगा इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऐसे 4s 3d और फिर 4p, ऐसे 2 इसमें 20, 10 इसमें 30 और 5 p के अंदर जाएंगे तो मतलब 35। अब ये जो p है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, ऐसे ऐसे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आया हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसकी n की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या होगी, p है, p से पहले जो भी वैल्यू लिखी है वो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो हो जाएगा 4। l क्या हो जाएगा इसमें, अब p के लिए क्या लिखते हैं l हम 1, फिर ml क्या हो जाएगा इसके लिए। अब देखो ml इसमें ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, इस तरीके से है ना, तो क्या आ जाएगा +1, और ms क्या आएगा इसमें, या तो +½ या -½ ठीक है, तो इसमें -½ वाली ऑप्शन ले लिए क्योंकि यहाँ पे -½ वाली दी हुई है ना, और तो कोई मैच नहीं कर रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कहाँ पे है और उसके क्वांटम नंबर्स लिख लेने हैं। और क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, ml = 1 और ms = -½ ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं जिनका क्वांटम नंबर ca हो, जिसकी n की वैल्यू 4 हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 4 हो, और ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका 1 हो, और ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उसका -½ हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों 2014 में आया था जेईई मेंस में। ठीक है, तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही हो जाएगा। लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, n = 4 हमें दिया हुआ है, तो n = 4 है, तो उससे पहले हम l कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो l क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था n-1, मतलब कि क्या आ जाएगा 4 - 1 करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे। 4 मतलब n = 4 मतलब 4th शेल है, उसके अंदर 4 ही सब शेल होंगे s p d f। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमसे बोला हुआ है ऑर्बिटल, तो ये जो सब शेल है इनमें हम ऑर्बिटल पता करेंगे और ये देखेंगे कि ml = 1 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं। जैसे अगर हमें बोला जाए कि l = 4 है तो उसके लिए ml क्या होगा 0, l = 1 है तो ml क्या होगा -1 0 +1, l = 2 है तो ml क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है ना, और l = 3 है तो ml क्या हो जाएगा उसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने ये जितने भी सबशेल थे हमारे पास SPDF 4, उनमें हमने सारे ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लिए या पता लगा लिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो हमसे बोला उसने कि ml = 1 वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो ml = 1 वाले कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखो एक तो यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो इसका मतलब ml = 1 वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है ना,
ml इज इक्वल टू 1 वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 2 6 हो गए। लेकिन आंसर 6 नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे उसने बोला है कि ms माइनस हाफ वाले बताने हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 का स्पिन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, और 3 का स्पिन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो हमसे कौन से बोले हैं उसने? एंटी क्लॉकवाइज वाले पूछे हैं, माइनस हाफ। तो कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी इसकी? 3। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ms इज इक्वल टू माइनस हाफ आर 3। तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई होप तुम्हें क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।